हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर इज 2 kg per meter and spring constant of spring is 100 Newton per meter. The magnitude and direction of current in wire so that the spring force becomes 0. Take G is equal to 10 meter per second square. Option first 4 ampere clockwise. Option second 4 ampere anti-clockwise. ऑप्शन थर्ड 10 एम्पियर एंटी क्लॉकवाइज एंड ऑप्शन फोर्थ 20 एम्पियर एंटी क्लॉकवाइज. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि हमें जो करंट की वैल्यू है इसके अंदर वायर के अंदर वो फाइंड आउट करनी है, किस डायरेक्शन के अंदर होगी और कितनी करंट होगी, ताकि जो हमारा स्प्रिंग फोर्स है इसकी वैल्यू 0 हो जाए. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा. की कंसेप्ट फर्स्ट जो की कंसेप्ट हम यूज करेंगे वो हमारे पास होगा कि हमें स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू 0 करनी है. हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन है कि एक लूप इस स्प्रिंग के साथ लगा हुआ है, तो इस लूप का कुछ ना कुछ मास है जो कि नीचे की तरफ mg फोर्स अप्लाई करेगा, वेट अप्लाई करेगा, यानी कि तो जब नीचे की तरफ mg फोर्स अप्लाई होगा तो एक स्प्रिंग फोर्स kx इसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर ऊपर की तरफ अप्लाई होगा, ऊपर की तरफ अप्लाई होगा. हमें चाहिए कि ये फोर्स 0 हो जाए, फोर्स 0 यानी कि kx की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए. इसके लिए हमें एक ऊपर की तरफ एक और फोर्स चाहिए जिसको मैं F मान लेता हूं, ताकि F की वैल्यू क्या हो जाए, mg के इक्वल हो जाए. F की वैल्यू mg के इक्वल हो जाएगी तो mg को रिड्यूस करने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, F हो जाएगा. तो kx की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी. तो इस कंडीशन के लिए हमारे पास स्प्रिंग फोर्स जो है kx उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. एक तो ये की कंसेप्ट हो जाएगा, यानी कि कंसेप्ट इस क्वेश्चन का कुछ इस प्रकार से रहेगा. अब ये फोर्स जो F है वो हमारे पास क्या रहेगा, ये रहेगा फोर्स ऑन द वायर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड. F हमारे पास क्या होगा, ये हो जाएगा फोर्स ऑन वायर, फोर्स ऑन वायर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस वायर के ऊपर जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, F हो जाएगा. अब F की वैल्यू हमारे पास क्या रहती है, वो रहती है I इंटू एल क्रॉस बी. ये वैल्यू हमारे पास रहेगी. अब यदि मैं इसको ओपन करके लिखूं तो ये हो जाएगा आई एल बी साइन थीटा. अब इस कंडीशन के अंदर हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या रहने वाली है, 90 डिग्री रहने वाली है. 90 डिग्री क्यों रहेगी, क्योंकि जो बी की वैल्यू है ये हमें दे रखा है प्लेन के अंदर की तरफ. जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्लेन के अंदर की तरफ है, यानी कि जेड एक्सिस के अंदर है. और ये हमारे तीनों एक्सिस हो गए. जेड एक्सिस के अंदर क्या है, हमारा बी है, मैग्नेटिक फील्ड है. और जो लेंथ है एल और बी के बीच का एंगल होता है थीटा. और जो लेंथ है वायर की वो एक्स एक्सिस के अंदर है. लेंथ किसके अंदर है, वायर की जो 2 मीटर लेंथ हमें दे रखी है वो किसके अंदर है, एक्स एक्सिस के अंदर है. यहाँ पे हमारी लेंथ है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा. और साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है. तो फोर्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, बी आई एल आ जाएगी. तो मैं इसको रफ कर देता हूँ इसको. तो फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, बी आई एल. ये हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी. अब ये हमारे की कंसेप्ट हो जाएंगे. इन की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो बात की जाए सॉल्यूशन की, तो अब यदि सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन हमारे पास क्या होने वाला है, हमें ये एक डायग्राम दिया गया है, यानी कि अरेंजमेंट ये है हमारे पास. तो इसका जो वेट होगा वो नीचे की तरफ अप्लाई होगा कुछ इस तरह से. ये हमारे पास mg होगा. तो हमें मास पर यूनिट लेंथ हमें कितना दे रखा है, ये हमें दे रखा है 2 kg पर मीटर. और इस वायर की टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी वो देख लेते हैं. मास पर यूनिट लेंथ हमें दे रखा है 2 kg. तो मैं टोटल मास फाइंड आउट करूंगा. तो 2 kg पर मीटर हमें पर यूनिट का लेंथ दे रखा है. टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 मीटर 3 मीटर. तो टोटल लेंथ कितनी आएगी हमारे पास, 2 मीटर तो ये हो जाएगी, ये 2 मीटर है, और इसके सामने वाली भी 2 मीटर होगी यानी कि 4 मीटर. और ये 3 मीटर हो जाएगी, और इसके सामने वाले भी 3 मीटर होगी यानी कि 6 मीटर ये हो जाएगी. तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 3 और 3 6 और 4 10. तो 10 मीटर टोटल लेंथ आ जाएगी. तो मास कितना आ जाएगा, 20 kg आ जाएगा. मास 20 kg आ जाएगा. तो mg की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी 20 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 200 न्यूटन. तो अकॉर्डिंग टू की कंसेप्ट यदि बात करें तो हमारे पास जो फोर्स ऊपर की तरफ एक फोर्स रिक्वायर्ड है हमें F, ताकि kx की जो वैल्यू है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए.
तो फोर्स की वैल्यू जो F है इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, mg की इक्वल, और mg की वैल्यू कितनी है 200 न्यूटन, तो F की वैल्यू 200 न्यूटन होनी चाहिए। और F हमारे पास क्या था, मैग्नेटिक फील्ड जो वायर के ऊपर लगेगा वो, और इसकी वैल्यू क्या थी BIL, तो BIL की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 200 न्यूटन की इक्वल होनी चाहिए। तो अब हमारा जो फोर्स है वो इस नीचे वाली वायर के ऊपर लगेगा। यदि मैं A एंड B की बात करता हूं तो AB जो पॉइंट है, या AC बोल देते हैं क्योंकि B से मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रखा है, AC जो वायर है इसके ऊपर फोर्स लगेगा, बाकी किसी भी वायर के ऊपर फोर्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि जो ऊपर वाली वायर है DE, जो वायर है DE वायर है वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है, तो इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा, तो इसके कारण फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। और जो AE एंड DC वायर है, तो इनके अंदर जो करंट की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर आएगी, क्योंकि ये एक लूप है, तो लूप के अंदर किसी भी डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो करा लो, चाहे क्लॉकवाइज करा लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज करा लो, तो DC एंड AE इन दोनों के अंदर क्या आएगी, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर करंट की वैल्यू आएगी, जिसकी वजह से इनके द्वारा अप्लाई किया गया फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इनके कारण DC और AE के कारण भी कोई फोर्स नहीं होगा, फोर्स किसके कारण होगा, AC के कारण होगा, तो वो हम फाइंड आउट करते हैं। B की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 5 टेस्ला, I की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, लेंथ हमें कितनी दे रखी है 2 मीटर, और ये क्या है 200 न्यूटन। तो जो करंट I की वैल्यू है ये हमारे पास कितनी आ रही है, ये हमारे पास आ रही है 20 एम्पियर। अब हमें फाइंड आउट करनी है डायरेक्शन, डायरेक्शन करंट की किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि जो फोर्स की वैल्यू है वो हमारे पास ऊपर की तरफ है, फोर्स की वैल्यू कहाँ है, ऊपर की तरफ, तो राइट हैंड रूल से हम क्या करते हैं, फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं, राइट हैंड रूल। जब मैं राइट हैंड रूल अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे मेरी जो थंब जो होता है वो होता है करंट की डायरेक्शन के अंदर, और फोर फिंगर जो होती है वो होती है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड जो मेरी मिडिल फिंगर होगी वो किसको शो करेगी, फोर्स की डायरेक्शन को शो करेगी। तो फोर्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, तो थंब किस डायरेक्शन के अंदर जाएगा, थंब जाएगा हमारा राइट डायरेक्शन के अंदर। राइट डायरेक्शन के अंदर जाने का मीनिंग है कि करंट की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। एक बार मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ कि यहाँ पे जो थंब है यानी कि THUMB, थंब जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, करंट की डायरेक्शन को, और जो हमारी मिडिल फिंगर है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, मिडिल फिंगर, मिडिल की जो फिंगर है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट करेगी फोर्स को, मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट करेगी फोर्स को, और जो फोर फिंगर है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, वो मैग्नेटिक फील्ड B को रिप्रेजेंट करेगी। तो थंब की जो डायरेक्शन आ रही है वो कैसी आ रही है हमारे पास, करंट किस डायरेक्शन के अंदर आएगा, करंट आएगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज आएगा, करंट कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट की डायरेक्शन हमारे पास इस डायरेक्शन के अंदर होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर हमारा करंट चलेगा इस लूप के अंदर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन जो हमारा D है 20 एम्पियर एंटी क्लॉकवाइज, वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन D इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।